कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। कुछ ही देर में वो लोग सिसोदिया इंडस्ट्रीज पहुंचे। जैसे ही राजवेंद्र अपनी गाड़ी से बाहर निकला, उसकी नज़रें चंदा को ढूंढ रही थी, लेकिन जिस गाड़ी में चंदा आ रही थी वो गाड़ी अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। तभी मनोहर जी अपने कुछ दोस्तों के साथ राजवेंद्र के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, राजवेंद्र बेटा, इनसे मिलो, ये हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। अब से तुम्हें इन सब के साथ बिजनेस रिलेशन बनाकर ही चलना है, तो हम तुम्हें पहले ही सबसे मिलवा रहे हैं। उनकी बात सुनकर राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और फिर उन लोगों के साथ मिलने में बिजी हो गया, जबकि तन्वी वहां से दूसरी तरफ चली गई। निकुंज भी हरिओम जी के साथ पहले ही वहां पहुंच चुका था। तन्वी उन दोनों के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, कैसा लग रहा है ये सब डैड? हरिओम जी मुस्कुराते हुए बोले, बहुत अच्छा बेटा, अब तो राजवेंद्र इस पूरे सिसोदिया एम्पायर का मालिक बनने वाला है। उसके बाद बस तुम्हारी और उसकी जल्दी से शादी हो जाए, उसके बाद तुम यहाँ की मालकिन बन जाओगी और फिर होगा हमारा खेल शुरू। निकुंज तुरंत बोला, धीरे बोलिए डैड, अगर उन लोगों को पता चल गया तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तन्वी तुरंत बोली, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत जल्दी मेरी और राज की शादी होने वाली है, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार मैं यहाँ की मालकिन बन जाऊँ, उसके बाद तो यहाँ पर आप लोगों का ही राज होगा। धीरे धीरे ये सिसोदिया एम्पायर पूरी तरह से शेखावत एम्पायर में मिल जाएगा और फिर सब कुछ हमारे हाथ में होगा। ये कहते हुए वो अपने बालों को अपनी उंगली में गोल गोल घुमा रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र चंदा पर गई, जो गाड़ी से नीचे उतर रही थी। उसे देखते ही तन्वी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। निकुंज ने तुरंत उसकी नज़रों का पीछा किया और चंदा को देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ये तुम्हारे रास्ते का कांटा है ना? तन्वी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, कांटा? ये तो वो कांटा है जिसे मैं सिर्फ उखाड़ कर फेंकना नहीं चाहती, बल्कि पूरी तरह से ज़मीन में धंसाना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज़ भाई, आप कुछ कीजिए ना। निकुंज कुछ सोचते हुए बोला, आज ही मनोहर जी ने इसकी शादी की बात की है ना, तो बस तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी हो इससे पहले ही मैं इसकी शादी करवा दूंगा। तन्वी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। निकुंज ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोला, अब तुम हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, तो इतना तो मैं भी तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तन्वी तुरंत उसके सीने से लग गई और बोली, थैंक यू सो मच भाई, आप बस एक बार इस लड़की को मेरे रास्ते से हटा दीजिए, उसके बाद तो सब कुछ मैं खुद संभाल लूँगी। उसकी बात सुनते हुए निकुंज की गहरी नज़रें चंदा पर टिक गई। वहीं ममता जी अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए वहाँ की शान और शौकत देख रही थीं। मीना तुरंत वहाँ आई और बोली, सोचा था ये सब छोटे हुक्म के लिए होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है महारानी। मुझे तो छोटे हुक्म के लिए डर लगने लगा है, कहीं महाराज सब कुछ बड़े हुक्म को ना दे दे। जैसे ये सिसोदिया इंडस्ट्रीज पूरी तरह से उन्हें सौंप रहे हैं, कहीं कल को महल के बाकी सारी संपत्ति भी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ममता जी ने उसे घूर कर देखा और बोली, आज मनोहर जी ये सब कुछ राजवेंद्र को सौंप रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब ये सब कुछ उसके हाथों से छीन भी लिया जाएगा। तब उनके पास मेरे बेटे को इस कंपनी और बाकी सारी सिसोदिया प्रॉपर्टी का मालिक बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बस इंतज़ार कर रही हूँ राजवेंद्र की शादी का। तब तक तुम भी बस मज़े लो। ये कहते हुए उनके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और अब वो आगे की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में पूजा स्टार्ट हुई। राजवेंद्र हवन कुंड के सामने बैठा और उसके सामने पंडित जी बैठे थे, जो पूजा की विधियां शुरू कर रहे थे। तभी ममता जी मुस्कुराते हुए बोली, अब जब राजवेंद्र और तन्वी की शादी होने ही वाली है, तो तन्वी को भी इस पूजा में बैठना चाहिए ना, आखिर वो राजवेंद्र की होने वाली अर्धांगिनी है। उनकी बात सुनकर राजवेंद्र के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। बेशक वो चंदा से ढंग से बात नहीं कर रहा था, चंदा के सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, तन्वी से मुस्कुराते हुए बात कर रहा था और उसने शादी के लिए हाँ भी बोल दी थी, लेकिन तन्वी के साथ उसे पूजा में बैठना उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वहीं चंदा जो पास ही खड़ी थी तुरंत वहाँ से जाने लगी।
धानी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोली, आप कहाँ जा रही हैं चंदा दीदी? उसके रोकने पर चंदा रुक तो गई, लेकिन उसकी नज़रें राजवेंद्र पर थी। वहीं तन्वी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी और राजवेंद्र के बगल में आकर बैठ गई। उन्हें साथ बैठे हुए देखकर चंदा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे कोई गहरा जख्म दे दिया हो, जो शायद पूरी जिंदगी ठीक नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। वहीं धानी की नज़रें भी राजवेंद्र और तन्वी पर थी। वो तुरंत बोली, राजा साहब अचानक से बदल गए, क्यों गए चंदा दीदी? उन्होंने तन्वी जी को अपने साथ बैठने की इजाज़त कैसे दे दी? चंदा ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, मुझे नहीं पता धानी, मुझे कुछ नहीं पता। राजवेंद्र ने अपनी बगल में बैठी हुई तन्वी की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। वो खुश होकर बोली, ये हमारी पहली पूजा है राज, जो हम दोनों साथ में कर रहे हैं। इसके बाद और भी कई बार ऐसा मौका आएगा, लेकिन ये मौका मेरे लिए सबसे खास रहेगा राज। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र बस हल्का सा मुस्कुराया। वहीं चंदा, जो अब तक वहां रुकी हुई थी, लेकिन अब पूजा शुरू हो चुकी थी और उसके लिए वहां रुकना बेहद मुश्किल हो चुका था, लेकिन वो वहां से जाती उससे पहले ही ममता जी उसे रोकते हुए बोली, तुम कहाँ जा रही हो चंदा? तुम यहीं पर रुको, अभी तो पूजा शुरू हुई है, हो सकता है तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए तुम बस यहीं खड़ी रहो। उनकी बात सुनकर चंदा बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसे तकलीफ़ देने के लिए यहाँ पर रोका जा रहा है। उसने अपने आंखों से आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए धीमे से बोली, शायद मेरी मोहब्बत की यही किस्मत है धानी, पर कोई बात नहीं, अगर सच्ची मोहब्बत करके भी सिर्फ दर्द ही मिलता है तो ये दर्द भी मंजूर। अपने राजा साहब को किसी और के साथ देखना मेरे लिए मौत से भी बुरा है, पर अगर जीते जी ये मौत भी देखनी पड़े तो देखूंगी मैं। ये बोलते हुए वो जितना अपने आंसुओं को साफ कर रही थी, उतने ही आंसू उसके गालों पर और भी ज़्यादा लुढ़क रहे थे। धानी उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसे भी चंदा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कुछ ही देर में पूजा खत्म होने लगी। पूजा में आखिरी आहुति देने का वक्त आ चुका था, लेकिन तभी न जाने कैसे अचानक मौसम बदलने लगा। पूजा खुले गार्डन एरिया में हो रही थी, तो हल्की हवा भी वहां असर डाल सकती थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंधी या तूफान आ गया हो। सब लोग अपनी आंखें बंद करने लगे थे, सबके बाल हवा में उड़ रहे थे और हवन कुंड की अग्नि भी फड़फड़ाने लगी थी। चंदा एकटक नज़रों से सामने देख रही थी, जहां राजवेंद्र अभी भी अपनी जगह पर बैठा था और उसके हाथ नहीं रुक रहे थे, जो अग्नि में आहुति दे रहे थे। तभी वो आग और भी ज़्यादा भड़कने लगी। तन्वी इतनी तेज आग देखकर पीछे हटने लगी थी। हवा चलने की वजह से आग को बुझ जाना चाहिए था, लेकिन वो तो और भी ज़्यादा भड़क रही थी। राजवेंद्र का हाथ अभी भी लगातार आहुति दे रहा था, जबकि तन्वी ने अपना हाथ कब का पीछे खींच लिया था। वो इतनी तेज आग में आहुति नहीं डाल सकती थी। तभी आखिरी आहुति की बारी आई, जो घी की थी। घी लगातार अग्नि में डाला जाने वाला था, और जब ऐसे फड़फड़ाती हुई अग्नि में घी डाला जाएगा तो आग और भी भयंकर रूप ले सकती थी। मनोहर जी पंडित जी की तरफ देखते हुए बोले, एक काम कीजिए पंडित जी, आप पूजा बीच में ही रोक दीजिए, जब मौसम ठीक होगा तो। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही राजवेंद्र ने अपना हाथ ऊपर किया और उन्हें बोलने का रोक दिया। वो पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, पूजा जारी रखिए पंडित जी। पंडित जी भला उसकी बात कैसे टाल सकते थे। उन्होंने पूजा जारी रखी और राजवेंद्र ने अब अपने हाथ में घी से भरा हुआ कटोरा उठाया और उसका हाथ हवन कुंड के ऊपर की तरफ उठने लगा। चंदा की आंखें बड़ी हो गई। जैसे ही हवन कुंड में वो घी नीचे गिरने लगा जैसे ही वो घी नीचे हवन कुंड में गिरने लगा और हवन कुंड की आग और भी ज़्यादा तेज होने लगी। वो आग इस कदर तेज हो चुकी थी कि सीधा राजवेंद्र के हाथ पर ही आने लगी थी, और जिस तरह से कटोरे से घी अभी भी गिर रहा था, आग अपना भयानक रूप ले रही थी। अचानक ही राजवेंद्र की हल्की सी आह निकल गई। आग सीधा उसके हाथ पर लग रही थी, लेकिन अचानक ही जैसे उसे राहत मिलने लगी, पर किसी और का हाथ बुरी तरह से जल रहा था, और वो कोई और नहीं चंदा थी, जिसने राजवेंद्र के हाथ के नीचे आकर अपना हाथ रख दिया था और उसके हाथ में आग पकड़ ली थी। उसका हाथ बुरी तरह से जल रहा था,
राजवेंद्र ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन अब उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अगले ही पल उसकी नज़र सीधा चंदा पर गई। चंदा का चेहरा एकदम लाल था और उसकी आंखों में बेइंतहा आंसू थे। उसे देखकर अब राजवेंद्र ने वापस हवन कुंड की तरफ देखा और चंदा का जलता हुआ हाथ देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत उसका हाथ पीछे की तरफ हटाया और फिर सीधा उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने इस वक्त अपने कंधे पर एक सफ़ेद कपड़ा ले रखा था, जिसे उसने तुरंत चंदा के हाथ पर रखते हुए आग को शांत कर दिया, लेकिन उसकी जलन अभी भी चंदा को महसूस हो रही थी। राजवेंद्र गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या चंदा? ये क्या हरकत की तुमने? कितना जला लिया तुमने अपना हाथ? ये बोलते हुए वो उसके हाथ की तरफ देख रहा था और चंदा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसे देखते हुए बोली, अगर मेरा हाथ नहीं जलता तो आपका हाथ जलता राजा साहब, और ये चंदा अपने जीते जी ऐसा होने दे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये चंदा आपको आँच भी नहीं आने देगी, फिर बेशक इसे खुद क्यों ना जलना पड़े। उसकी बातें सुनते हुए वहाँ खड़े सभी लोग राजवेंद्र और चंदा को हैरानी से देख रहे थे। अब तक वहाँ पर तेज आंधी चल रही थी, लेकिन अब जैसे एकदम से सब शांत हो गया था। सब वापस राजवेंद्र के आसपास इकट्ठा हो चुके थे और तन्वी भी वहाँ पर मौजूद थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच रखी थी। चंदा को देखते हुए उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो चंदा को सीधा हवन कुंड में धक्का दे दे। राजवेंद्र को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद जानता था कि मोहब्बत में इंसान पागल हो जाता है। जब इंसान को इश्क होता है तो फिर उसे अपनी तकलीफ़ कहाँ नज़र आती है। उसका मन तो करता है कि वो अपने महबूब के सारे जख्म अपने बदन पर ले ले। ऐसे में चंदा ने जो किया वो उसके हिसाब से गलत कहीं भी नहीं था। राजवेंद्र की आंखें गहरी लाल हो चुकी थीं। वहीं राजवीर भी चंदा की तरफ गहरी नज़रों से देख रहा था। वो मन ही मन बोला, जो लड़की राजवेंद्र के लिए अपने आप को जलाने को तैयार है, वो उसके लिए और क्या कुछ करने को तैयार होगी, ये तो अब मैं बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। ये सुनकर नरेंद्र और करण भी तिरछा मुस्कुराने लगे। नरेंद्र ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुझे इस चंदा से जो करवाना है तू बेशक करवा लेना, लेकिन हम दोनों का भी ख्याल अच्छे से रखना। राजवीर साइकास्टिक स्माइल के साथ बोला, डोंट वरी, एक बार मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए उसके बाद इसे मैं तुम दोनों के लिए ही छोड़ने वाला हूँ। बेशक फिर सालों साल अच्छे से इसे अपनी आँख शांत करवाते रहना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशर्मी साफ झलक रही थी। वहीं राजवेंद्र अपनी जगह से उठा। उसके हाथ में अभी भी चंदा का हाथ था। वो चंदा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें दवा की ज़रूरत है, तुम चलो मेरे साथ। मनोहर जी तुरंत उसे रोकते हुए बोले, एक दासी को दवा लगाने के लिए तुम्हें उसके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है राजवेंद्र। उनकी आवाज़ सुनकर ही राजवेंद्र के कदम रुक गए। उसने नज़र घुमाकर मनोहर जी की तरफ देखा और बोला, लेकिन चंदा ने अपना हाथ मेरी वजह से। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मनोहर जी बोले, वो दासी है और दासियों का काम होता है अपने राजा रानी का ख्याल रखना। अगर उनके लिए उन्हें मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं है। अगर चंदा को कुछ हो भी गया तो सालों से वो हमारे महल में रही है, बहुत एहसान है हमारे उस पर, इतना तो वो हमारे लिए कर ही सकती है ना। उसकी बात सुनते हुए राजवेंद्र के चेहरे पर बहुत अजीब से एक्सप्रेशंस थे और उसकी मुट्ठी बुरी तरह से कसी हुई थी। चंदा ने अपना हाथ राजवेंद्र से छुड़ाया और मुस्कुराते हुए बोली, सही तो कह रहे हैं बड़े हुकुम, दासी हैं हम आपकी। अगर आपके लिए हमें मरना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है राजा साहब, आप फिक्र मत कीजिए, इस पर मैं मरहम लगा लूँगी। लेकिन उन जख्मों का क्या जो दिल पर हो रहे हैं। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बेशक धीमी थी, लेकिन राजवेंद्र को उसकी बात साफ सुनाई दे रही थी। अगले ही पल चंदा वहाँ से भागते हुए दूसरी तरफ चली गई और राजवेंद्र बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। मनोहर जी उसके पास आए और बोले, यहाँ पर इतने मेहमान आए हुए हैं राजवेंद्र, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से हमारा सबके सामने तमाशा बने, इसलिए बेहतर यही होगा कि खुद पर काबू रखो। वो तुम्हारी होने वाली बीवी नहीं, तुम्हारी दासी है, उसके साथ पेश भी उसी तरह से आओ। राजवेंद्र व्यंग से मुस्कुराया और बोला, जरूरी तो नहीं कि एक राजा सिर्फ अपनी बीवी के चोट पर दवा लगा सकता है। एक सही राजा तो वो है जो सामने वाले को जख्म देखे, उससे अपना रिश्ता नहीं,
उसकी जात पात नहीं, उसका ओहदा नहीं, उसका रंग रूप नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबा, आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं या फिर एक पत्थर दिल इंसान। कहीं ऐसा ना हो कि जिस इंसान के लिए मेरे जज्बात हद से ज़्यादा हैं, उन्हें ख़त्म करते करते आप मेरे ही जज्बात ख़त्म कर दें। ये बोलकर वो तुरंत दूसरी तरफ चला गया, लेकिन उस तरफ नहीं जहाँ चंदा गई थी। उसे इस वक्त खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ चंदा इस वक्त धानी के साथ थी और धानी उसके हाथ पर मरहम लगा रही थी। तभी चंदा को किसी की आवाज़ सुनाई दी। कितने बदल गए हैं ना तुम्हारे राजा साहब चंदा। ये आवाज़ किसी और की नहीं, तन्वी की थी। तन्वी की कड़वी बातों को सुनते हुए चंदा को अपने हाथ की जलन से ज़्यादा अपने दिन की जलन महसूस हो रही थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए तन्वी की तरफ घूमी और बोली, बेशक मेरे राजा साहब बदल गए, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदली। आप पहले भी अपनी ज़ुबान से जहर उगलती थी और अभी भी आपका वही काम है। तन्वी जी, खैर आप अपना काम कीजिए, मुझे यहाँ पर और भी बहुत सारे काम हैं, मैं चलती हूँ। ये बोलकर उसने एक नज़र धानी को देखा और फिर वहाँ से जाने लगी, लेकिन तन्वी ने अचानक ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसने जानबूझकर चंदा का वही हाथ पकड़ा जो अभी अभी जला था, जिस पर धानी ने दवा लगाई थी। चंदा को अपने हाथ में बेइंतहा दर्द महसूस हुआ। तन्वी जानबूझकर उसके हाथ को बुरी तरह से कस रही थी। चंदा को जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपना हाथ एक झटके से छुड़ाया और बोली, क्या कर रही हैं आप तन्वी जी? दिल तो आपके अंदर वैसे भी बिल्कुल नहीं है, कम से कम जरा सी इंसानियत तो रखिए। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि सामने वाला तकलीफ़ में हो फिर भी उसे और ज़्यादा तकलीफ़ दे। तन्वी उसके बिल्कुल करीब हुई और बोली, क्योंकि तुम्हें तकलीफ़ देकर मुझे सुकून मिलता है चंदा, एक ऐसा सुकून जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। तुम्हें रोते हुए देखकर मेरे जलते हुए दिल को कितनी ठंडक मिलती है, ये मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। तुम मुझसे इंसानियत की उम्मीद कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता है इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि जैसे हवन कुंड की आग में तुम्हारा हाथ जला, वैसे ही तुम क्यों नहीं जल गई? शर्म नहीं आती ना तुम्हें? पूजा के वक्त भी तुम मेरे राजवेंद्र के करीब आकर उसकी अर्धांगिनी बनकर उसके साथ पूजा में बैठने की कोशिश कर रही थी, जबकि ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये सुनकर चंदा के होश उड़ गए, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो बस राजवेंद्र के हाथ को जलने से बचाना चाहती थी। अगर वो वक्त पर नहीं पहुंचती और अपना हाथ नीचे नहीं करती तो सच में राजवेंद्र का हाथ बुरी तरह से जल जाता। ऐसी हालत में तन्वी को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। अगर वो राजवेंद्र से प्यार भी करती है तो भी इसे उस वक्त चंदा पर गुस्सा नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसका गुस्सा साफ बता रहा था कि उसे राजवेंद्र से अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके लिए तो जैसा राजवेंद्र कोई ट्रॉफी है जो किसी भी हालत में उसे अपने पास चाहिए। चंदा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, पहले मुझे फिर भी लगता था कि शायद आपके दिल में मेरे राजा साहब के लिए कुछ न कुछ एहसास ज़रूर होंगे, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरे राजा साहब को प्यार नहीं करती तन्वी जी, आप बस किसी तरह उन्हें हासिल करना चाहती हैं। काश ऐसा कुछ हो जाए कि राजा साहब को आपकी हकीकत पता चल जाए, क्योंकि इतना तो यकीन है मुझे कि मेरे राजा साहब एक ऐसी लड़की से तो शादी बिल्कुल नहीं करेंगे जो उनसे प्यार ही नहीं करती। तन्वी व्यंग से मुस्कुराई और बोली, लेकिन तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा चंदा, क्योंकि राज को शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम चाहकर भी ये शादी रोक नहीं सकती। सिर्फ 3 दिन बचे हैं हमारी शादी में। इन 3 दिनों में अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात अच्छे से दिखाऊंगी और फिर तुम अपनी खुली आंखों से मेरी और राज की शादी देखना। उस वक्त तुम्हें जो जलन होगी ना, वो तुम्हारे इस जले हुए हाथ से भी बहुत ज़्यादा होगी। अब जाकर अपना काम करो, मेहमानों को चाय पानी पिलाओ, क्योंकि तुम इसी लायक हो। और हाँ, अगर थोड़ा वक्त से फ्री हो जाए तो बता देना। बात यह है कि मेरा बदन टूट रहा है तो सोच रही हूँ थोड़ा मालिश करवा लूँ, और तुमसे बेहतर दासी कौन होगी इस काम के लिए। और अब तो तुम मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं तुम्हारे राजा साहब की होने वाली अर्धांगिनी हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद गुरूर झलक रहा था और उसकी बात सुनकर चंदा को गुस्सा आ रहा था। चंदा वहाँ से चली गई और बाकी दास दासियों के साथ वहाँ सबको खाना खिलाने का काम कर रही थी। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें जूस के गिलास रखे हुए थे
और वो सबको जूस पिला रही थी। तभी अचानक उसके कान में एक आवाज़ गूंजी, चंदा ज़रा इधर आओ। वो आवाज़ सुनकर चंदा ने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहाँ पर निकुंज कुछ लोगों के साथ खड़ा था। निकुंज शेखावत जो कि तन्वी का भाई था। चंदा ने एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि निकुंज की नज़रें उस पर ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल वो अपना काम कर रही थी, इसलिए वो चुपचाप ट्रे लेकर निकुंज के सामने आकर खड़ी हुई। निकुंज उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे जूस नहीं चाहिए। वो क्या है, मैं तो इन लोगों से तुम्हारी मुलाकात करवाना चाहता था। ये लोग उदयपुर से हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। उसकी बात सुनकर चंदा हैरानी से बोली, माफ़ करिएगा साहब, लेकिन मैं इन लोगों से मुलाकात करके क्या करूँगी? मेरा मतलब है मैं दासी हूँ, मेरा इन लोगों से मिलना ना ही कोई ज़रूरत है और ना ही। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही निकुंज ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बुरी तरह से सहलाते हुए बोला, ज़रूरत है चंदा, ज़रूरत है। मैं जानता हूँ तुम महल में बेशक एक दासी की हैसियत से हो, लेकिन इसके अलावा भी तो वहाँ बहुत कुछ करती हो, जैसे कि वहाँ के राजा को खुश रखना। लेकिन अब तो राजवेंद्र की शादी तन्वी से होने वाली है, तो उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम्हें तो दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी ना। आखिर तुम्हें भी तो अपनी ज़रूरतें पूरी करवानी होगी। बस इसलिए मैं इन लोगों से तुम्हारी मुलाकात करवा रहा हूँ, ताकि बाद में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ये बोलते हुए वो अब भी उसके कंधे को बुरी तरह से सहला रहा था और उसके साथ खड़े लोग हंसने लगे थे। चंदा की नज़रें शर्म से झुक गई। वो चाहती तो निकुंज को अच्छा खासा जवाब दे सकती थी, लेकिन ये पार्टी बहुत खास थी। आज राजवेंद्र सिसोदिया इंडस्ट्री का CEO बना था। आज का दिन उसके लिए बहुत अहमियत रखता था। ऐसे में चंदा इस पार्टी में कोई रुकावट नहीं लाना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी निकुंज के साथ खड़े एक शख्स दमन रघुवंशी ने उसकी कमर पर हाथ रखा और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से जाने की, ज़रा हमसे थोड़ी बात तो करो। चंदा को उसका हाथ अपनी कमर पर रेंगता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ पर राजवेंद्र की तेज आवाज़ गूंजी, चंदा तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर दमन ने चंदा की कमर से तुरंत अपना हाथ हटा लिया था। वहीं राजवेंद्र आगे आया और निकुंज के साथ खड़े सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, इन सब के पास तो जूस पहले से ही है, तुम जाकर उन्हें जूस सर्व करो जिनके पास नहीं है। कितने ही मेहमान हैं जो जूस का इंतज़ार कर रहे हैं। अपना काम ढंग से करो, अगर नहीं करना तो यहाँ से चली जाओ। उसकी बात सुनकर चंदा की आंखों में नमी तैरने लगी। वो पहले ही लोगों की बेशर्मी भरी बातें सुनकर हर्ट हो रही थी, और ऊपर से राजवेंद्र भी उसे सबके सामने सुना रहा था। पर शायद अब यही उसकी किस्मत थी जिसके साथ उसने समझौता कर लिया था। वो सिर झुकाकर बोली, जी राजा साहब। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। वहीं राजवेंद्र ने अब निकुंज की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है मेरे साथ, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ अपनी बहन बेटी की शादी करे वहाँ थोड़ा ढंग से रहे, रिश्तों की मर्यादा बनी रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। अचानक ही निकुंज बोला, एक दासी है वो, और अगर एक दासी के साथ हंसी मजाक कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई राजा साहब। आपकी बीबी तो नहीं है वो जिसके लिए आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। अब अगर दासियाँ हमारा मन नहीं बहलाएंगी तो और कौन बहलाएगा। उसकी बात सुनकर राजेंद्र की मुट्ठियाँ कस गई। उसका मन तो बहुत कर रहा था निकुंज को जवाब देने का, उसका मुंह तोड़ने का, लेकिन फिलहाल उसने खुद पर संयम किया और पलटकर निकुंज की तरफ देखते हुए बोला, किसी औरत की इज्जत मन बहलाने के लिए नहीं होती है। अगर कोई खुद से आपके साथ हंसी मजाक कर रहा है तो आप बेशक कीजिए, लेकिन सामने वाले की आंखों में आंसू लाकर अगर आप कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप ऐसा ना करें। बेशक कोई औरत दासी हो या फिर महारानी, इज्जत सबकी एक जैसी होती है। खैर पार्टी में आए हैं तो पार्टी को एंजॉय कीजिए। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। निकुंज के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। दमन उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो लगता है इस राजवेंद्र सिसोदिया और चंदा के बीच बहुत कुछ है। कहीं ऐसा ना हो कि वो चंदा तुम्हारी बहन के लिए कोई मुसीबत बन जाए, कहीं उसकी वजह से तुम्हारी बहन और इस राजवेंद्र सिसोदिया की शादी में कोई रुकावट ना आए। निकुंज तुरंत बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि चंदा का इंतज़ाम मैंने पहले ही कर दिया है।
वहीं चंदा का अब उस पार्टी में रुकना मुश्किल हो रहा था। वहाँ पर हर कोई उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा हो। इसलिए वो बाहर की तरफ आई, जहाँ महल में जाने के लिए गाड़ियाँ निकल रही थी। जो लोग फ्री होते जा रहे थे उन्हें वापस महल में भेजा जा रहा था। चंदा एक गाड़ी में बैठने लगी, लेकिन वहाँ पर सारी सीट्स पहले ही बुक हो चुकी थी। इसलिए वो पीछे हट गई और वो गाड़ी वहाँ से चली गई। अब चंदा दूसरी गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। तभी एक जीप उसके सामने आकर रुकी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर राजवेंद्र बैठा था। चंदा ने शिकायती नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस वक्त लबालब आंसू थे। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, गाड़ी में बैठो चंदा। चंदा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं राजा साहब, आप जाइए, मैं गाड़ी का इंतज़ार कर लूँगी। ये बोलकर वो पीछे हटने लगी। राजवेंद्र अब थोड़ा गहरी आवाज़ में बोला, मैंने कहा गाड़ी में बैठो चंदा। चंदा एक बार फिर से अपना चेहरा नामी हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। राजवेंद्र उसका जवाब सुनकर गुस्से से कांपने लगा। वो तुरंत जीप से नीचे उतरा और अगले ही पल चंदा की तरफ आकर उसने दरवाज़ा खोला। फिर चंदा की कलाई पकड़कर उसे ज़बरदस्ती जीप में बिठाया और खुद भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंदा जीप से बाहर निकलती उससे पहले ही राजवेंद्र ने वो जीप आगे बढ़ा दी। चंदा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे नीचे उतारिए राजा साहब, आपको मुझे यूं अपनी गाड़ी में नहीं लेकर जाना चाहिए। लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। 3 दिन बाद शादी है आपकी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी शादी में कोई रुकावट आए। राजवेंद्र ड्राइविंग करते हुए बोला, मेरा दिमाग खराब मत करो चंदा, ये पहले ही बहुत ज़्यादा खराब है और मैं अपना गुस्सा तुम पर बिल्कुल नहीं उतारना चाहता। चंदा मायूसी से बोली, हाँ, मैं तो बस गुस्सा उतारने की चीज़ रह गई हूँ ना राजा साहब, प्यार तो मेरी किस्मत में कहा। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र ने अचानक ही ब्रेक लगाई। एक झटके से ब्रेक लगाने की वजह से चंदा का सर डैशबोर्ड पर लगने ही वाला था कि राजवेंद्र ने अपना हाथ आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। चंदा की तो डर के मारे चीख ही निकल गई थी, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि वो बिल्कुल ठीक है तो उसने राहत की एक सांस ली और राजवेंद्र की तरफ देखने लगी कि कहीं उसे तो कुछ नहीं हुआ। वहीं राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है चंदा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात सुनते हुए चंदा के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान तैर गई। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इसी बात की तो तकलीफ है राजा साहब कि आपके होते हुए भी लोगों की गंदी नज़रें मुझ पर है और आप कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते, पर आप करेंगे भी क्यों? मैं कौन सी आपकी कुछ लगती हूँ? एक दासी ही तो हूँ। एक दासी के लिए भला कोई राजा क्यों ही किसी से बैर करेगा? हम दासियों की तो किस्मत ही ऐसी होती है राजा साहब, और उनके लोगों को खुश करना तो हमारा फ़र्ज़ है। और अगर इस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए हमें अपना तन भी देना पड़े तो क्या बड़ी बात है। राजा और उनके लोगों को संतुष्ट करने के लिए उनके बिस्तर पर बिछना पड़े तो क्या ही बड़ी बात है। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही राजवेंद्र उसके बिल्कुल करीब हुआ और अगले ही पल उसने चंदा का चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसकी बोलती बंद कर दी। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन चंदा को वो बेहद प्यार से किस कर रहा था। चंदा की आंखों में बेइंतहा आंसू थे। बेशक राजवेंद्र भी उसे प्यार से चूम रहा था, लेकिन ये प्यार उसका नहीं था। राजवेंद्र की शादी उससे नहीं हो रही थी, वो बहुत जल्द तन्वी का हो जाने वाला था। ये ख्याल उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे, इसलिए वो राजवेंद्र को रिस्पॉन्स भी नहीं दे पा रही थी। थोड़ी देर बाद राजवेंद्र उससे दूर हुआ। चंदा ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। इस वक्त उसका पूरा चेहरा लाल नजर आ रहा था। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? चंदा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। राजवेंद्र उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं जानता हूँ चंदा, तुम इस वक्त तकलीफ़ में हो, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी तकलीफ़ दूर नहीं कर सकता। मैं बस तुमसे इतना कहूँगा कि अपना ख्याल रखो और लोगों को खुद पर हावी मत होने दो। हम दोनों के बीच क्या है और क्या नहीं, ये छोड़कर अगर मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचूं तो इतना जानता हूँ कि मेरी चंदा हार मानने वालों में से नहीं है। चंदा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, लेकिन आपने हरा दिया उसे राजा साहब, बहुत बुरी तरह से हरा दिया। इस दुनिया में जो हार सबसे ज़्यादा तकलीफ देह होती है ना, वो इसकी ही होती है।
ये हार सिर जिस्म पर नहीं दिल पर गहरे घाव देती है और चंदा को वही घाव लगे हैं। खैर छोड़िए, मेरे ज़ख्मों पर मरहम आप क्या ही लगाएंगे, ये ज़ख्म दिए भी तो आपने ही हैं। अगर मरहम लगाया भी तो ज़ख्म से ज़्यादा दर्द तो मुझे वो मरहम ही देगा। उसकी ये बात सुनकर अब राजवेंद्र कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर बाद गाड़ी सिसोदिया महल में एंटर हुई। चंदा तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी। वहीं राजवेंद्र उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज़ लगाई। राज, तुम इतनी जल्दी महल वापस क्यों आ गए? तन्वी की आवाज़ सुनकर राजवेंद्र के कदम रुक गए। उसने पलटकर तन्वी की तरफ देखा। तन्वी बिल्कुल उसके करीब आई और बोली, एक्चुअली वहाँ मेरी कुछ फ्रेंड्स भी आई थी जो तुमसे मिलना चाहती थी राज, लेकिन जब मैं उन लोगों को तुमसे मिलवाने के लिए तुम्हें ढूंढने लगी तो तुम मुझे वहाँ पर मिले ही नहीं। तुम्हें ढूंढते हुए ही मैं बाहर पार्किंग एरिया की तरफ आई तो देखा तुम चंदा के साथ वहाँ से निकल रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता राज, आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। राजवेंद्र चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। तन्वी एक बार फिर से बोली, देखो मैं जानती हूँ एक राजा होने के नाते तुम बहुत अच्छे इंसान हो और चंदा तो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तो उसके लिए तुम्हारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ, तुमने उसके साथ वक्त बिताया होगा तो तुम्हारे दिल में थोड़ी फीलिंग्स उसके लिए आ गई होगी, लेकिन अब तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं राज कि मेरा होने वाला पति किसी दूसरी लड़की के करीब जाए, उसे अपनी गाड़ियों में बिठाए, उसके आगे पीछे घूमे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम चंदा से दूरी बनाकर रखो। राजवेंद्र सर्द लहजे में बोला, हाँ मेरी और तुम्हारी शादी फाइनल हो गई है तन्वी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऑर्डर दोगी और मुझे वो ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। राजवेंद्र सिसोदिया हूँ मैं, इस महल का होने वाला राजा और सिसोदिया एम्पायर का सीईओ। तुम्हारे इशारों पर नहीं चलने वाला मैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि शादी के बाद तुम मुझे अपने काबू में रखोगे, मुझे कब कहाँ किसके पास कितना जाना है ये सब डिसाइड करोगी, तो शायद तुम्हें एक बार फिर से इस शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। तन्वी तुरंत बोली, मतलब तुमने ठान लिया है कि तुम शादी के बाद भी तुम्हारा उस रखेल के साथ नाजायज़ रिश्ता रहेगा? ये बोलते हुए तन्वी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वहीं उसकी इस बात को सुनकर राजवेंद्र भी गुस्से से लाल हो गया। अगले ही पल वो जोर से चिल्लाया, तन्वी! ये चिल्लाते हुए उसने अपना हाथ तन्वी पर उठाया था, लेकिन उसके गाल को छूने से पहले ही उसने अपने हाथ को कसकर मुट्ठी में बांध लिया। तन्वी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, उस रखेल के लिए तुम मुझ पर हाथ उठाने वाले थे राजवेंद्र? इट्स ओके। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मुझे इस शादी के बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए। एक काम करती हूँ, जाकर तुम्हारे बाबा साहब से मिलती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि मैं इस शादी से पीछे हट रही हूँ और क्यों हट रही हूँ ये भी उन्हें अच्छे से बताऊँगी। उसके बाद शायद हो सकता है ना कि वो तुम्हारी शादी तुम्हारी चंदा से करवा दे, तुम्हारी उस रखेल को तुम्हारी बीबी बना दे। उसकी बात सुनते हुए राजवेंद्र ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उसके नाखून उसकी स्किन के अंदर धंसते चले जा रहे थे। वो बेहद गहरी आवाज़ में बोला, चंदा को इस घटिया नाम से बुलाना बंद करो। तन्वी तुरंत बोली, तुम उसके पास जाना बंद कर दो राज, मैं चंदा को उस नाम से बुलाना बंद कर दूंगी। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अपना पूरा प्यार तुम्हें देना चाहती हूँ, तो बदले में तुम्हें भी तो अपना पूरा प्यार मुझे देना होगा ना राज। ये बोलते हुए उसने अब राजवेंद्र के गाल पर अपना हाथ रख लिया। राजवेंद्र गुस्से से कांप रहा था। तन्वी प्यार से बोली, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती राज, अभी तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई और अभी से ही चंदा की वजह से हमारे बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चंदा को खुद से दूर रखो। उसकी बात सुनते हुए राजवेंद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर तुरंत अपने कमरे में चला गया। तन्वी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। राजवेंद्र अपने कमरे में आया और आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा। इस वक्त वो सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा था। उसका पूरा हाथ एकदम लाल हो गया था। वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोला,
आई एम सो सॉरी चंदा, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। कभी सोचा था कि तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा, अपनी अर्धांगिनी बनाकर तुम्हें इस दुनिया की हर एक खुशी दूंगा, लेकिन आज सिवाय तकलीफ़ों के तुम्हें और कुछ नहीं दे पा रहा हूँ मैं। मुझे माफ़ कर दो चंदा, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप उठी थी। वहीं दूसरी तरफ चंदा बिस्तर पर औंधे मुँह लेटी हुई बेतहाशा रोए जा रही थी। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कब यूं ही रोते रोते रात हो गई, उसे पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 8 बजे किसी ने चंदा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। चंदा ने दरवाज़ा खोला तो सामने धानी खड़ी थी। वहीं धानी ने जैसे ही चंदा का चेहरा देखा, उसका दिल धक सा रह गया। धानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप रो रही थी दीदी? चंदा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, नहीं, वो बस सो रही थी तो शायद आंखें लाल हो गई होगी। किचन में मेरा इंतज़ार हो रहा होगा ना, तुम चलो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। धानी जल्दी से अपना हाथ चंदा के माथे पर रखा तो चंदा का बदन एकदम से तप रहा था। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और जल्दी से बोली, आपकी तबीयत तो सच में बहुत ख़राब है चंदा दीदी। आप एक काम कीजिए, जाकर बिस्तर पर लेट जाइए, मैं जाकर राजा साहब को बोलती हूँ, वो आपके लिए डॉक्टर को बुला देंगे। ये कहकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी, चंदा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है धानी, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, हल्का सा बुखार है, मेरे पास दवा रखी है, मैं वो ले लूँगी। तुम जाओ, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। धानी एक बार फिर से कुछ बोलने ही वाली थी कि चंदा उसके बोलने से पहले ही कहने लगी, बुखार में आराम महलों के राजा रानी करते हैं धानी, मैं दासी हूँ। अगर मर भी रही होंगी तो मेरा पहला फर्ज है इस महल के लोगों की सेवा करना। धानी उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखती रह गई। ये बोलकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में आकर उसने सबके लिए खाना बनाया और जल्दी जल्दी टेबल पर खाना सर्व करने लगी। महल के सभी लोग धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पर आने लगे थे। राजवेंद्र भी डाइनिंग टेबल पर आया। उसका खाना खाने का मन तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर चंदा होगी ये सोचकर ही वो वहाँ आया था। वहाँ आते ही उसकी नज़र चंदा पर गई, जो डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगा रही थी। उसका चेहरा एकदम लाल नज़र आ रहा था और राजवेंद्र उसे देखते ही महसूस कर सकता था कि उसकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ सब लोग बैठे थे तो वो फिलहाल चुप ही रहा और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। खाना खाते हुए हरिओम जी मनोहर जी की तरफ देखते हुए बोले, आज से कुछ वक्त पहले चंदा की शादी का जिक्र किया था मनोहर जी। अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी ये दुविधा हमने आसान कर दी है। हमारी नज़र में चंदा के लिए एक बेहद योग्य वर है, जिसे हमने कल सुबह ही इस महल में बुलाया है। एक बार आप उसे देख लीजिए और फिर फैसला कीजिएगा कि आपको चंदा की शादी उससे करवानी है या नहीं। लेकिन इतना बता देते हैं आपको कि चंदा के लिए उससे बेहतर रिश्ता हो ही नहीं सकता। उसकी बात सुनते ही चंदा के चेहरे का रंग उड़ गया था। वहीं राजवेंद्र की नज़रें भी चंदा पर टिक गई थी। मनोहर जी मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, अगर आपने उन्हें कल सुबह बुला ही लिया है तो हम उनसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। और अगर सच में वो लड़का चंदा के लिए अच्छा हुआ तो हम जल्द से जल्द चंदा की शादी उससे करवा भी देंगे। ये बात सुनकर तो जैसे किसी ने चंदा से उसके प्राण छीन ही लिए थे। अब चंदा चाहकर भी वहाँ नहीं रुक सकती थी। हालांकि जब सब लोग डिनर कर रहे हों तो उसका वहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। जब तक सबका खाना खत्म ना हो जाए तब तक उसे वहाँ खड़े रहना ही होता था। लेकिन आज उसके लिए वहाँ पर खड़े रहना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए वो तुरंत अपने कमरे की तरफ भाग गई। मनोहर जी ने उसे भागते हुए देखा तो उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। ममता जी तुरंत बोली, शायद अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा गई होगी चंदा। आप तो जानते हैं इस उम्र में हर लड़की अपनी शादी के ख्वाब देखती है। अपनी शादी को लेकर कितने ही खूबसूरत एहसास होते हैं हर लड़की के दिल में। ऊपर से आप उसके सामने ही उसकी शादी की बातें कर रहे थे तो उसका शर्माना तो बनता है ना। ये बोलते हुए उनकी नज़रें राजवेंद्र पर थी, जिसके गले से अब एक निवाला भी नहीं उतरने वाला था। वो भी अपनी जगह से उठा और एक गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं क्यों अचानक से मेरा पेट दर्द हो रहा है, इसलिए मैं और नहीं खा पाऊँगा, मुझे माफ़ करिए। ये बोलकर उसने थाली को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। क्योंकि महल में खाना बीच में छोड़कर जाना अलाउड नहीं था तो राजवेंद्र को पेट दर्द का बहाना बनाना पड़ा।
ममता जी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोली, कितना झूठ बोलते हो तुम राजवेंद्र, दर्द तुम्हारे पेट में नहीं बल्कि दिल में हो रहा है। ये सोचते हुए उनकी वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वहीं तन्वी के दिमाग में भी इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। कुछ ही देर में सबका डिनर खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। इधर राजवेंद्र अपनी बालकनी में खड़ा सोच रहा था, मैं तो अपना ख्याल रख लूँगा, लेकिन मेरी चंदा, वो अपना ख्याल कैसे रखेगी। बेशक वो कुछ भी ना कहे, लेकिन उसे देखकर ही मैं पहचान सकता हूँ कि वो कितनी तकलीफ़ में है। बुखार है उसे, लेकिन अब तक उसने दवा भी नहीं ली होगी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में चंदा के लिए तड़प साफ नज़र आ रही थी। अगले ही पल वो कैबिनेट की तरफ बढ़ा और उसमें से मेडिकल बॉक्स निकाल कर बुखार की दवा ढूंढने लगा। कुछ देर बाद वो चंदा के कमरे से बाहर आकर खड़ा हुआ। उसने हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुद ब खुद अंदर की तरफ खुल गया। राजवेंद्र को एक पल के लिए चंदा पर गुस्सा आया, ये जानते हुए भी कि राजवीर और निकुंज की गंदी नज़रें उस पर है, वो दरवाज़ा खुला कैसे छोड़ सकती है। वो अंदर की तरफ आया तो उसकी नज़रें अब चंदा पर गई, जो बेड पर औंधे मुँह लेटी हुई थी और बेइंतहा रोए जा रही थी। उसके रोने की सिसकियाँ सुनकर राजवेंद्र का मन पूरी तरह से विचलित हो उठा। वो तुरंत बिस्तर पर आया और उसने चंदा की पीठ पर अपना हाथ रखा तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसने सीधा आँख पर अपना हाथ रख दिया हो। वो चंदा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कितना बुखार है तुम्हें चंदा, तुम तप रही हो बुखार से और फिर भी तुम रोए जा रही हो, ऐसे में तो तुम्हारी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। उसका सवाल सुनकर चंदा तुरंत उसकी तरफ घूम गई और अपने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, मेरे हालत खराब होने से आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है राजा साहब, बल्कि मैं तो कहती हूँ अच्छा होगा अगर मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, और उससे भी ज़्यादा अच्छा तब होगा जब मैं मर जाऊँ। कम से कम मुझे किसी और से शादी तो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी और को अपने पति के रूप में देखने से आसान तो मेरे लिए मौत को गले लगाना होगा। राजवेंद्र गुस्से से बोला, खबरदार, अगर तुमने ऐसी बातें की तो चंदा, मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। बीमार हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। चंदा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, गहरे जख्म देकर कहते हैं कि आप मुझे तकलीफ नहीं देना चाहते, कितना झूठ बोलते हैं आप राजा साहब। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में तकलीफ और तड़प साफ नजर आ रही थी। राजवेंद्र ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बेहद धीमे से बोला, प्लीज़ दवा ले लो। चंदा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जहर दे दीजिए, वो लेना इस दवा को लेने से आसान होगा। राजवेंद्र बेहद तड़पती हुई आवाज़ में बोला, मत करो ऐसी बातें चंदा। चंदा मुस्कुराई और बोली, तो और क्या करूं राजा साहब, अरे मैं तो भूल ही गई, करने को तो और बहुत कुछ है। आप राजा साहब हैं, मैं आपकी दासी। आप मेरे कमरे में आए हैं, मेरे बिस्तर पर आए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे, और मैं भी कितनी पागल हूँ जो आपको निराश कर रही हूँ। एक मिनट राजा साहब, मैं अभी आपको खुश कर देती हूँ। ये बोलते हुए उसने अपना पल्लू कंधे से नीचे कर दिया था और वापस बिस्तर पर लेट गई थी। राजवेंद्र अवाक सा उसकी तरफ देखता ही रह गया। चंदा उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ राजा साहब, आप रुक क्यों गए? वो सब कीजिए न जो करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। राजवेंद्र उसे हैरानी से देखते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर यह सब करने आया हूँ? चंदा फीका सा मुस्कुराई और बोली, तो और क्या कारण हो सकता है आपके यहाँ आने का राजा साहब। अब ये मत कहिएगा कि आप मुझे यहाँ पर दवा देने के लिए आए हैं, क्योंकि जो दर्द देते हैं वो मरहम नहीं देते राजा साहब। और अगर आप फिर भी मुझे दवा देने आए हैं तो अपनी दवा अपने साथ वापस ले जाइए, क्योंकि अब आपको मेरा ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं। राजवेंद्र ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। चंदा नम आँखों से उसे देखते हुए बोली, कल मुझे देखने के लिए महल में लड़के वाले आएंगे। आप पर तो पहले ही किसी और का हक हो चुका है, और कल मैं भी किसी और की हो जाऊंगी। उसके बाद मेरा ख्याल रखने का हक किसी और के पास होगा। फिर बेशक से वो मेरा ख्याल रखे या फिर मेरी चबड़ी उधेड़ दे, क्या ही फर्क पड़ता है। राजवेंद्र जोर से चिल्लाया, चंदा। चंदा ने अपना पल्लू अपने सीने पर किया और फिर बिस्तर से उठकर वहां से जाते हुए बोली, आप जाइए राजा साहब, मुझे अकेले में कुछ काम है। ये बोलकर वो बिस्तर से उठती उससे पहले ही राजवेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। चंदा सीधे उसके ऊपर आकर गिरी।
राजवेंद्र उसकी तरफ देखकर बेहद गहरी आवाज़ में बोला, चुपचाप दवा लो चंदा। चंदा भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे नहीं लेनी कोई दवा। राजवेंद्र तुरंत बोला, तुम्हें मेरी कसम चंदा। जैसे ही उसने ये कहा, चंदा एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गई। अगले ही पल उसने राजवेंद्र के पास रखी दवाई अपने हाथ में ले ली और फिर उन्हें अपने मुंह में डालकर जल्दी से पानी भी पी लिया। राजवेंद्र चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। चंदा दवाई लेने के बाद बिना उसकी तरफ देखे ही बोली, अब तो मैंने दवा ले ली, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बोलते हुए वो काफ़ी पीछे हट चुकी थी, लेकिन राजवेंद्र एक बार फिर से उसके करीब होने लगा और इस बार उसके एक्सप्रेशंस बेहद अलग थे। राजवेंद्र बिल्कुल उसके करीब आया और अगले ही पल उसके चेहरे पर झुककर उसे अपनी गर्म सांसों से रूबरू करवाने लगा। चंदा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और धीमे से बोली, कोई आ जाएगा राजा साहब, मुझ पर तो लांछन लगेगा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन किसी ने आप पर उंगली उठाई तो बर्दाश्त नहीं होगा। राजवेंद्र बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू ला रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी फिक्र है चंदा। चंदा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, इश्क किया है आपसे राजा साहब, और वो भी उस हद तक जहाँ इश्क इबादत हो जाए। अपने ही इश्क पर अब सवाल कैसे उठने दूँ? आप जाइए यहाँ से, यहाँ पर आपका रुकना ठीक नहीं। मेरा दिल तो क्या है, टूटेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ रहें तो नज़दीकियाँ बढ़ने पर जो दूरियाँ आएंगी वो मार डालेंगी। उसकी बात सुनते हुए राजवेंद्र को कैसा फील हो रहा था वो बता नहीं सकता था। सच में उसे इस वक्त चंदा पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन खुद पर संयम रखने की कोशिश भी कर रहा था ताकि कुछ ऐसा ना करे जिससे चंदा को और भी ज़्यादा तकलीफ हो। लेकिन एक राजा फिलहाल हार रहा था, और हार रहा था अपने ही दिल से। उसने चंदा की कमर पर अपना हाथ रखा, उस पर और ज़्यादा झुकने लगा तो चंदा पीछे की तरफ बिस्तर पर लेटने लगी। राजवेंद्र ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर तुरंत बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ गया। उसने चिटकिनी लगाई और फिर वापस चंदा की तरफ देखने लगा। चंदा के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजवेंद्र अब यहाँ पर क्यों रुक रहा है, जब उन दोनों के बीच कुछ हो ही नहीं सकता। कल को चंदा की शादी किसी और से और राजवेंद्र की शादी तो तन्वी से फिक्स भी हो गई है, तो फिर अब यहाँ पर उसका रुकने का क्या मतलब बनता है। लेकिन राजवेंद्र उसके बिल्कुल करीब आया और एक बार फिर से उस पर झुकने लगा। चंदा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। राजवेंद्र ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उसके कमर पर उसे राजवेंद्र का हाथ महसूस हुआ, एक पल के लिए जैसे उसका पूरा बदन पूरी तरह से सिमट गया और वो अंदर तक उस एहसास से सिहर उठी। राजवेंद्र उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। चंदा की आंखों से बेतहाशा आंसू बरस रहे थे और वो सुबक सुबक कर रोने लगी थी। राजवेंद्र के अलावा उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो सके, जिससे अपनी तकलीफ़ों को वो बांट सके। राजवेंद्र ही उसका दर्द था और राजवेंद्र ही उसका मरहम। उसने राजवेंद्र के लिए ही अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। राजवेंद्र के अलावा उसकी दुनिया कहीं और थी ही नहीं। उसकी पूरी दुनिया राजवेंद्र के आसपास ही घूमती थी। राजवेंद्र नाराज तो चंदा दुखी। राजवेंद्र ने उसके आंखों से बहते आंसुओं को अपने होठों से पी लिया और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए और आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। राजवेंद्र और चंदा कई बार करीब आए थे, लेकिन उनकी करीबी एक हद तक थी। लेकिन आज वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने चंदा को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था। राजवेंद्र का प्यार ही चंदा की तकलीफ़ों का मरहम था और दोनों के बीच हर दूरियां आज मिट चुकी थी। राजवेंद्र ने चंदा का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा ली। चंदा ने एक नज़र उन दोनों के हाथों पर डाली और राजवेंद्र ने उस पल उसके हाथों को बेहद शिद्दत से चूम लिया। चंदा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब बेशक से जान भी निकल जाए राजा साहब तो भी गम नहीं, इस बात का सुकून रहेगा कि ये चंदा अपने राजा साहब की होकर मरी। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र ने अपना माथा चंदा के माथे से लगाया और बोला, ऐसी बात मत कहो चंदा, तुम्हारे राजा साहब भी तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी पाएंगे। ये बोलते हुए राजवेंद्र की आंखों से आंसू चंदा की आंखों में गिरे और चंदा ने अपने पलकों के किवाड़ गिरा दिए।
दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए। सुबह का वक्त तकरीबन 5 बजे चंदा की आंखें खुली और उसने अपने बगल में सोए हुए राजविंद्र की तरफ देखा, जो फिलहाल गहरी नींद में लग रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराई और उसने बड़े ही प्यार से अपना हाथ राजविंद्र के गाल पर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया राजा साहब, मुझे इतना प्यार देने के लिए। बेशक से लोग मुझे दासी कहें या फिर कुछ भी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके लिए मैं क्या हूँ। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपने कल रात मुझे इतने खूबसूरत एहसास दिए। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि ये चंदा भी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार। ये बोलते हुए वो राजविंद्र के बिल्कुल करीब आई और उसने उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। राजविंद्र अभी भी गहरी नींद में था और उसे सोते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो 2-3 घंटे और नहीं उठने वाला। अभी तो फिलहाल 5 बजे थे, इसलिए चंदा राजविंद्र की तरफ देखते हुए बोली, कुछ वक्त और सो जाइए राजा साहब, लेकिन 6-6:30 बजे आप यहाँ से चले जाइएगा ताकि कोई भी आपको यहाँ से जाते हुए ना देखे। उसके बाद तो महल के लोग उठने लग जाते हैं, तब तक मैं नहा लेती हूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी और फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। तकरीबन 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आई तो आते ही उसकी नज़रें बेड पर गई, लेकिन वो हैरान रह गई जब उसने बेड पर राजविंद्र को नहीं देखा। अगले ही पल अब उसने दरवाजे की तरफ अपनी नज़रें घुमाई, जहाँ अंदर से किवाड़ खुला था। वैसे तो राजविंद्र को अपने रूम में जाना ही था, लेकिन उसका इस तरह से जाना चंदा को थोड़ा ठीक नहीं लगा। पर वो मुस्कुराई और बोली, शायद राजा साहब सोच रहे होंगे कि कोई उन्हें देख ना ले। ये भी सही है, वो टाइम से अपने कमरे में वापस चले गए, वरना सच में दिक्कत हो जाती। बस मैं थोड़ा तैयार हो जाऊं, उसके बाद पहले उन्हीं के कमरे में जाऊंगी। ये बोलते हुए वो आईने के सामने आकर खड़ी हुई और फिर श्रृंगार करने लगी। वैसे तो वो कभी ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती थी, लेकिन आज उसने अपनी आंखों में जरा सा काजल भी लगाया और होठों पर थोड़ी सी लाली भी। कुल मिलाकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही देर बाद वो बाहर आई और राजविंद्र के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी धानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जल्दी चलो चंदा दीदी, आज किचन में तुम्हारे लिए बहुत सारा काम है, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। चंदा हैरानी से बोली, लेकिन इतनी सुबह सुबह, अभी तो सब लोग उठे भी नहीं होंगे। धानी तुरंत बोली, सोने वाले लोग तो सो ही रहे होंगे चंदा दीदी, महल के लोग तो अपनी नींद अच्छे से पूरी करेंगे, लेकिन नींद तो हम जैसों की खराब होगी ना। सारे दास दासी उठ गए हैं और अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आज से आपके राजा साहब, मेरा मतलब है छोटे हुकुम और तन्वी जी की शादी की रस्में शुरू हो रही हैं, तो महल में बहुत काम है। उसकी बात सुनते हुए चंदा का हाथ उसके हाथ से छूट गया। एक पल के लिए जैसे उसका कोई खूबसूरत सा ख्वाब टूट गया और उसकी धड़कन रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। कल उसके और राजविंद्र के बीच जो कुछ हुआ, उसके बाद राजविंद्र कैसे ही तन्वी से शादी कर सकता था। उसने जब पूरी तरह से चंदा को अपना बना लिया, तो वो किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।